नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। तो चलिए इस वक्त की 10 बड़ी खबरें देख लेते हैं, उसके बाद ईशु दत्वानी जी से बात करेंगे, गोल्ड का पूरा आउटलुक समझेंगे। लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी खबरें। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में आज तेजी दिख रही है, 48,200 रुपये के ऊपर आ गया है। और इकोनॉमिक रिकवरी किस तरह से रहती है, इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर जिस तरह से सेंस मिलेंगे उस हिसाब से गोल्ड अब यहाँ से बिहेव करेगा। चांदी की बात करें तो यहाँ भी सुरक्षित निवेश के तौर पर यहाँ पर मांग बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो ओमिक्रॉन का असर ज्यादा नहीं रहने का अनुमान है। कॉपर और नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस अगले 2 हफ्ते ज्यादा सर्दी का अनुमान है और मांग बेहतर रह सकती है। कॉपर, ओमिक्रॉन की चिंता कम होने से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिला है। जिंक की बात करें तो चीन के सेंट्रल बैंक ने ऐसे संकेत दिए हैं कि जो पॉलिसी रुख जो नरमी है वो अगले साल भी जारी रह सकती है। निकल में भी यही सपोर्टिव फैक्टर यही है कि चीन के में जो लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इसका यहाँ पर फायदा मिलेगा। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो इक्विटी मार्केट में जिस तरह से वापस से तेजी लौटी है उससे यहाँ पर एक सेंटीमेंट बूस्ट हुआ है और फायदा मिल रहा है। कॉटन की बात करें तो उत्पादन की चिंता और रॉ कॉटन की एक्सपोर्ट मांग से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कैस्टर, ओमिक्रॉन संकट से मांग घटने की चिंता लग रही है, लग रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड कम रह सकती है। कुछ और खबर में हल्दी, जहां पर कर्नाटक में यील्ड को लेकर चिंता है, अब लग रहा है कि यील्ड कमजोर रह सकती है और आवक में भी देरी हो सकती है। जीरे की अगर बात करें तो गुजरात में प्रोडक्शन एरिया बढ़ा है और लग रहा है कि आगे ज़्यादा आवक रह सकते हैं। धनिया, रबी सीजन में बेहतर उत्पादन का अनुमान है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो धनिया पर दबाव बना सकता है। मेंथा की अगर बात करें तो कंज्यूमर डिमांड बेहद कमज़ोर है काफ़ी समय से और इस वजह से तेज़ी ज़्यादा नहीं आ पा रही है। कैस्टर की बात करें तो ओमिक्रॉन से यहाँ पर चिंता है, लग रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड कम रहेगी। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए लेकिन अब गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक ले लेते हैं। हमारे साथ ईशु दत्वानी जी है, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, 2019 और 20 के शानदार रिटर्न के बाद 2021 गोल्ड के लिए बढ़िया नहीं रहा। हालांकि हाजिर में तो बाजार बढ़िया था, खास करके दिवाली और दशहरे के दौरान, लेकिन 2022 को लेकर आप क्या सेंस कर रहे हैं? किस रेंज में प्राइस रह सकता है गोल्ड का 2022 में? तो अभी इन्फ्लेशन अमेरिका में जहां पर 1-2% इन्फ्लेशन होता है वहां पर भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो मेरा अनुमान ये है कि स्लोली बट ग्रेजुअली गोल्ड बढ़ेगा, इंटरनेशनल प्राइस भी बढ़ेगा और डॉलर भी मुझे लगता है स्ट्रांग होगा, रुपी थोड़ा वीक रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में 4-5% की मुझे बढ़त दिखती है और अभी से लेकर के अगर जो दिवाली 2022 की अगर दिवाली पकड़े तो मुझे लगता है 10% तक अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ओके, 10% यानी करीब करीब 5,000 रुपए, यानी 53,000 से 54,000 MCX पर सर उम्मीद कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बाय नेक्स्ट दिवाली मेरा अनुमान है डेफिनेटली उतना प्राइस होगा। तो जो बीच में लोग बोलते थे 70,000 80,000 जंप, वैसा नहीं होने वाला है, लेकिन ग्रेजुअली प्राइस बढ़ेगा ही। आप हिस्टोरिकली अगर देखो तो हमेशा गोल्ड ग्रेजुअली पर श्योरली बढ़ता ही है। ओके सर, अब एक और सवाल। सर, जिस तरह का यूफोरिया बना हुआ था हाजिर बाजार में, लग रहा था कि बहुत अच्छी डिमांड है, क्या वो डिमांड आपको सस्टेनेबल लग रही है और क्या वही डिमांड बरकरार है अभी भी हाजिर में? मैं अभी आपको जो ग्राउंड रियलिटी की बात बताता हूँ। रिटेल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमने ये देखा कि अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने हमने जो आंकड़े हमारे सेल के थे वो प्री कोविड लेवल के जितने या उससे थोड़े बेटर ही थे। और दिसंबर में भी हमारा यही अनुमान था कि हम प्री कोविड लेवल को पार कर देंगे। और 20-22 दिसंबर तक तो काम अच्छा था, लेकिन अभी लास्ट 3 दिनों में थोड़ी शांति हो गई है। और वो शांति हो सकता है ओमिक्रॉन का थोड़ा डर है उसके वजह से है, या ये भी है कि अभी लोग बहुत हॉलिडेज लेते हैं, सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आउट ऑफ टाउन चले गए हैं, वो कारण भी हो सकता है। लेकिन लास्ट 3 दिनों में फुटफॉल्स में काफी जो है नरमी दिखाई दे रही है, बिजनेस थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा है। अभी ये टेम्पररी है या अभी ये आगे कैसे होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन जी बिल्कुल। जी, अब आखिरी सवाल आपसे सर, ये ऐसे कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं कि आपको गोल्ड 10% तेजी दिखा सकता है? ऐसे कौन से फैक्टर गोल्ड को यहाँ से ड्राइव करने वाले हैं? देखिए, मेनली एक तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो हमेशा गोल्ड इज अ सेफ हेवन। तो
हालांकि इंडिया में अभी तक ओमिक्रॉन का इतना प्रेशर नहीं है, बाहर वहां पर ज्यादा है प्रेशर, वो एक कारण है। जियोपॉलिटिकल रीजंस है, यूक्रेन में थोड़ी तनाव है, उसके कारण से हो सकता है। और तीसरी बात मैंने आपको बताया कि रुपी डॉलर पैरिटी में भी मुझे ऐसा लगता है कि रुपी थोड़ा वीकर होगा। जैसे रुपी वीक होता है ऑटोमेटिकली गोल्ड का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। ओके ओके, शुक्रिया दत्वानी जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और गोल्ड मार्केट का पूरा आउटलुक समझाया और ये भी बताया कि 2022 में 10% तक की तेजी की उम्मीद गोल्ड में आप यहां से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ वायदा बाजार के भी दो एक्सपर्ट हैं यहाँ पर। तपन पटेल है HDFC सिक्योरिटी से और जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल से। तपन, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर को क्या लग रहा है इंट्राडे के लिए, और साथ ही पोजिशनल अगर किसी का नजरिया है अगले हफ्ते तक तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरह के भाव दिख सकते हैं गोल्ड सिल्वर में? जी गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। गोल्ड और सिल्वर दोनों में लग रहा था कि एक दो दिन यहाँ पे सुस्ती रह सकती है, क्योंकि यूके में छुट्टियां चल रही है और ओवरऑल मार्केट जो है वो हॉलीडे मूड में है। तो लग रहा था कि थोड़ा सेशन रह सकता है, लेकिन तरकीब के बाद और आज की से दिख रहा है तो एकदम से ब्रेकआउट आया 1810 के ऊपर। तो ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है और यहाँ से और अपसाइड देख सकते हैं। हम पोजिशनली भी बात करते हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि बाइंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, बाइंग डिप्स का भी रखना चाहिए। इवन इंट्राडे में 48,100 के लेवल अगर मिलते हैं MCX में तो वहाँ से बाय करना चाहिए। 48,400 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 47,900 का रख के गोल्ड में बाय कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 1833 के ऊपर जो ब्रेकआउट देता है तो 1870 और 1920 तक जा सकता है डॉलर टर्म में। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 51,200 जो MCX में लेवल है वो एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस रह सकता है। तो वहाँ तक प्राइजेस हमको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगले साल के लिए दिख सकते हैं। तो गोल्ड में यहाँ पे मैं बाई ऑन डिप्स की मैं सलाह देना चाहूँगा। चांदी में भी ट्रेंड बुलिश है, नो डाउट थोड़ा रेंज बाउंड सेशन रहता है बेसमेंट के मुकाबले। तो मुझे लग रहा है कि 65,000 एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर अगर निकलते प्राइस तो 68,000 और 70,000 के लेवल तक जा सकते हैं। इंट्राडे की अगर बात करें तो 62,000 की रेंज में बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 62,800 का रहेगा। ओके, टारगेट 62,800 ऊपर की तरफ चांदी में। और पोजिशनल और इंट्राडे के हिसाब से लग रहा है कि एक दो दिन में ये टारगेट आपको दिख सकता है। 48,400 के लिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं, 47,900 का यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा लें। जिगर, आप क्या मानते हैं, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? जी मुझे भी लगता है कि ओवरऑल मार्केट में फिलहाल जो सुस्ती जरूर से है, बट ओवरऑल जो मोमेंटम रहेगा गोल्ड का वो अपसाइड का ही रहेगा और खरीदारी करके ही काम करना चाहिए। नो डाउट लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी मार्केट में, बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में गोल्ड में एक 48,500 का अच्छा ब्रेकआउट है MCX के लेवल पे। और इंटरनेशनल भी अगर देखें तो $1,815 का जो लेवल है वो एक अच्छा ब्रेकआउट देख रहा हूं मैं। और प्राइसेस काफी समय से $1,800 के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन के नंबर अभी भी काफी ज्यादा एलिवेटेड है, जो कहीं ना कहीं गोल्ड पे हेज की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड के जो प्राइसेस है वो हायर लेवल पे सस्टेन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से गोल्ड में जो मोमेंटम रखना चाहिए वो बाई का रखना चाहिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव अगर बात करें तो अगर हल्का सा भी गिरावट आती है तकरीबन 48,050 से लेके 48,075 तक, तो वो एक अच्छी खरीदारी का लेवल रहेगा। 47,900 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 48,350 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर पे भी जो मोमेंटम है वो साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। 2-3 दिन की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 62, 250, 200 एक अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी करने के लिए। 61,950 के बिलो का स्टॉप लगाना होगा और 62,850 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों में लग रहा है कि खरीदारी की सलाह है। राय बिल्कुल साफ है, दोनों ही जानकारों को लग रहा है कि यहाँ से तेजी की उम्मीद है और दोनों ही काउंटर्स में जो इंट्राडे से पोजिशनल व्यू है वो 48,350 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल जिगर धर्मशी जी की तरफ से है और वहीं 48,400 के जो इमीडिएट टारगेट है वो तपन की तरफ से है। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर कल शाम के सत्र में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। अब $79 के करीब पहुंचता हुआ ब्रेंट का भाव दिख रहा है। 5,757 के आसपास MCX क्रूड का मार्केट अब पहुंच गया है। जिगर, क्या लग रहा है क्रूड में और कितनी तेजी अब आपको यहां से लग रही है, या लग रहा है कि अब ओवरडन है, अब बहुत तेजी नहीं दिखेगी, अब यहां से बेचकर ही जाना चाहिए? क्रूड की बात करें तो बीच में हमने देखा कि कोविड के जो वेरिएंट्स, नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन की वजह से जो कंसर्न्स अराइज हुए थे, प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन आया था। पर जैसे जैसे आगे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते गए, बट उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं ये जो कोविड के नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं रहेगा जितने की प्रीवियस वेरिएंट्स के थ्रू हमने देखा था। तो आगे जाते जाते वो जो सेंटिमेंट, जो फियर था कि ये जो नया वेरिएंट है वो डिमांड को इम्पैक्ट करेगा, वो फियर्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ एक है कि कल ही हमने देखा था कि
कि मास्टर कार्ड की तरफ से जो डेटा आया था, जो हॉलीडेज की तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर का जो हॉलीडेज है उसमें जो सेल्स है वो काफी अच्छे बढ़े हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि स्पेंडिंग पावर काफी अच्छा है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ग्लोबली स्टॉक मार्केट और डाउ नास्डैक सब काफी अच्छे हायर लेवल्स पे है, तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट से जो मोमेंटम है काफी अच्छा पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस लेवल M6 पे ब्रेक हुआ है और प्राइसेस हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं। ये जो अपसाइड का मोमेंटम है वो आने वाले कुछ दिनों तक मुझे लगता है अभी भी और होल्ड हो सकता है, बट अगेन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो क्रूड के प्राइसेस है वो 50, 20 या 6,000 के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे। यस, इनिशियली वो टेस्ट हो सकते हैं लेवल्स, बट उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म आने वाले कुछ दिनों के लिए क्रूड में जो ओवरऑल व्यू रहेगा वो साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो मुझे लगता है कि अगर हल्की सी भी गिरावट आती है तकरीबन 56-60, तो ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करके चलना चाहिए। 5620 का स्टॉप लगाना होगा और ऊपरी स्तरों पर 5740 इनिशियल टारगेट्स लेके चल सकते हैं। ओके, इनिशियल जो टारगेट है वो 5740, 5770 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। 5620 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। तपन, क्रूड पर आपकी राय? जी, क्रूड में भी मेरा भी बुलिश है। 520 का स्ट्रेटेजी यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए प्राइसेस ऊपर रह सकते हैं। 5,670 से लेके 5,650 की रेंज में अगर रेंज मिलती है तो वहां से बाय करिए। 5,750 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो है 5,620 रहेगा। मुझे लग रहा है कि 5800 के लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, वहां उसको क्रॉस जल्दी से नहीं करेगा। सेम चीज WTI पे अगर हम देखें तो $78 से $80 की जो रेंज है वो काफी स्ट्रांग है, उसको ब्रेक करना काफी मुश्किल रहेगा। और 80 के ऊपर जो है वो ओपेक भी पैनिक कर सकता है, तो वहां से भी शायद फरवरी में जो मीटिंग है वहां से प्रोडक्शन प्राइस की भी खबर हमको मिल सकती है अगर प्राइस ज्यादा हाई रहे तो मुझे लगा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म प्राइस ऊपर रह सकते हैं, लेकिन $80 पे जो है वहां पे रेजिस्टेंस क्रूड ऑयल बना सकता है। साफ है, दोनों ही जानकारों की क्रूड में यहाँ पे खरीदारी की राय है। 5750 का टारगेट तपन दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि क्रूड को 5670 पर आप खरीद लें। 5620 का स्टॉप लॉस लगा है, 5750 का, और जिगर का जो कॉल था वो 5740, मतलब आसपास ही टारगेट है। गोल्ड सिल्वर को लेकर भी सिमिलर व्यू, क्रूड को लेकर भी बिल्कुल साफ रहा है। अब तपन, बेस मेटल्स में आपकी तरफ से टॉपिक आज के लिए क्या होगी? जी, पूरा बेस मिनरल्स है जो थोड़ा मिक्स न्यूज यहाँ पे दे रहा है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कमोडिटीज अभी भी है जो जिंक एल्यूमिनियम है उसमें से ही मैं चूज करूंगा। मेरा आज की पिक के लिए मैं जिंक को चूज किया है। 290 के लेवल से जिंक में बाय कीजिए। टारगेट ऊपर में 293, स्टॉप लॉस जो है 288 का रख के जिंक में बाय कीजिए। फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, और जैसा आपने बताया कि चीन में सेंट्रल बैंक की तरफ से भी लिक्विडिटी एश्योरेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए भी, तो उसका भी सपोर्ट प्राइस को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो है जिंक के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, तो जिंक में मेरी रहेगी कि बाय ऑन डिप्स का व्यू कंटिन्यू रखे। इवन पोजिशनल व्यू के लिए भी जिंक में बाइंग की जा सकती है। पोजिशनल व्यू के लिए भी आप जिंक बाई कर सकते हैं। 293 के टारगेट के लिए 288 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा ले और 290 के लेवल पे खरीदारी करें। जो करंट लेवल है, बिल्कुल करंट लेवल की ये कॉल है, आपको वेट नहीं करना है, यहीं से आप खरीदारी कर सकते हैं। जिगर, 2 टॉप ट्रेड आज के लिए आप बेस मेटल्स में बताइए, क्या ऐसे 2 टॉप ट्रेड होंगे जिन्हें खरीद कर जाना चाहिए? जी, बेस मेटल्स में अगर बात करें तो मेरा जो पिक रहेगा वो एल्यूमिनियम और निकल में रहेगा। हमने देखा है कि काफी सारे मेटल्स, कॉपर कहीं ना कहीं हार रहा है, उस पर स्ट्रगल कर रहा है, बट एल्यूमिनियम निकल ये मुझे लगता है कि आगे जाके एक सस्टेन्ड अपसाइड का मोमेंटम रहेगा। एल्यूमिनियम काफी ज्यादा सपोर्टिव लग रहा है। एनर्जी क्राइसिस कंसर्न्स के बाद जब प्राइसेस को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है, बूस्ट मिला है, मुझे लगता है कि ये अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा और फंडामेंटली काफी ज्यादा सपोर्टिव है। तो मुझे लगता है कि अगर आज के सेशन में तकरीबन करंट लेवल से अगर ₹1 का भी करेक्शन मिलता है 227 के लेवल पे, तो वो एक अच्छा एंट्री लेवल रहेगा एल्यूमिनियम में खरीदारी के लिए। 225.50 का स्टॉप लगाना होगा और 230 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। निकल की अगर बात करें तो निकल में भी मुझे मोमेंटम अपसाइड का दिख रहा है। 1550 एक अच्छा एंट्री लेवल रहेगा निकल में खरीदारी के लिए। 1542 के करीब का स्टॉप लगाना होगा और ऊपरी स्तरों पर 1570 तक के टारगेट्स आने वाले 1 या 2 दिन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, यानी निकेल, और दूसरी कॉल एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम को 227 में खरीदना है, 230 के टारगेट के लिए 225 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा ले। और निकेल की बात करें तो 1550 रुपये में खरीदना है, 1570 के टारगेट के लिए 1542 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं जिंक खरीदारी की सलाह थी तपन की। तो ये 3 बेस मेटल्स में टॉप ट्रेड। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की, जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। 310 रुपए के ऊपर पहुंच गया है, करीब करीब 3.5% की तेजी है। 301 का जो हर्डल था टेक्निकली, वो क्रॉस करने के बाद कल नवनीत ने बताया था, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ही कॉल थी कि अगर 301 क्रॉस करता है तो अच्छी तेजी दिखेगी, और देखिए आज अच्छी तेजी दिख भी रही है। जिगर, अब आप ही बताइए, मोतीलाल की ही कॉल थी, क्या लग रहा है ये तेजी कहां तक जाती दिख रही है, कौन से लेवल अब दिखेंगे?
जी हाँ, ये बिल्कुल ही एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। हमने देखा है कि निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। उसके लिए फंडामेंटल बूस्ट भी था कि कहीं न कहीं जो वेदर कंडीशंस जो फेवरेबल रहती है नेचुरल गैस में, वो अब तक नहीं थी। बस लास्ट 1 दिन में हम ये फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है और वेदर कंडीशंस नेचुरल गैस की डिमांड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है, जिसकी वजह से ये प्राइसेस में अपसाइड का मोमेंटम आता हुआ दिखा है। तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि 312 से 315 के जो अपसाइड का जोन है, वो प्राइसेस में आता हुआ दिख सकता है। तो जो भी निचले करेक्शंस आते हैं 300 के करीब भी अगर, तो प्राइसेस में खरीदारी करके चलना चाहिए। 312 से 15 का टारगेट रहेगा और अगर स्टॉप लॉस प्रेफर करना है तो 295 के बिलो का स्टॉप लॉस रख के निचले स्तरों पे खरीदारी करके चलना चाहिए नेचुरल गैस में। खरीदारी की राय है। चलिए जिगर और तपन आप दोनों बने रहिए, साथ से अमित खरे जी भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार ने कोरोना के लिए 2 और वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस खबर पर ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद है। दानिश, बताइए क्या अपडेट है। देखिए, आज इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि सरकार ने आज 2 और वैक्सीन्स और एक एंटीवायरल ड्रग को रिस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन का अप्रूवल दिया है। सबसे पहली वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिला है वो है कॉर्बेवैक्स, जो एक इंडियन कंपनी है बायोलॉजिकल ई, उसको मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ कोवोवैक्स, इस कंपनी कोवोवैक्स को SII मैन्युफैक्चर करती है। तो अब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अब पब्लिक के पास भी और सरकार के पास भी 3 से ज़्यादा ऊपर वैक्सीन्स का एक ऑप्शन है। साथ ही साथ सरकार ने आज एक एंटीवायरल ड्रग को भी अप्रूवल दिया है और ये तीनों ही जो दो, एक ड्रग जो एंटीवायरल ड्रग है, साथ ही साथ ये जो 2 वैक्सीन हैं, ये तीनों की तीनों इंडिया में मैन्युफैक्चर करी जाएंगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये डेवलपमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट इसके लिए है क्योंकि सैटरडे को ही PM ने बूस्टर डोज का अनाउंस किया था और साथ ही साथ और ये उस टाइम पे भी डेवलपमेंट हुई है जब हम देख रहे हैं कि देश में कोविड के केसेस वापस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। साथ ही साथ जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है वो भी काफ़ी तेज़ी से देश में फैल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो अप्रूवल जो मिला है एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण समय पे मिला है और सरकार ने अब कोविड के अगेंस्ट को अपनी फाइट के लिए बिल्कुल टफ कर लिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो तीनों अप्रूवल्स जो आज दिए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही दिए गए हैं। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसके लिए मंजूरी दी गई है और ये बायोलॉजिकल ई के कॉर्बेवैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट के कोवोवैक्स यानी 2 और वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। शुक्रिया दानिश इस अहम अपडेट को देने के लिए। इस पे और भी आगे डिटेल्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए वायदा बाजार की ओर वापस लौटते हैं। हमारे साथ तपन, जिगर और अमित खरे जी भी अब जुड़ गए हैं। अमित, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, एग्री मार्केट का अपडेट आपसे लेना चाह रहा हूँ। ग्वार सीड और ग्वारगम, इन दोनों में ही आज अच्छी तेजी दिख रही है, 1.5% के आसपास की तेजी। इस तेजी पर अब आप क्या सलाह दे रहे हैं, खरीदें या बेचें ग्वार सीड और ग्वारगम पर? जी विश्वमोहन जी, थैंक यू। मेरे को लगता है कि अभी ऊपरी स्तरों से ग्वार सीड और ग्वारगम में थोड़ा सा मुनाफा वसूली आ सकती है। तो लेवल की अगर मैं बात करूं, जैसे ग्वार सीड जो है मेरे को लगता है अभी 4130 के आसपास, 6130 के आसपास का भाव है। इसको 6200 के आसपास एक फ्रेश सेलिंग यहाँ पे बनाई जा सकती है और 6312 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जब तक 6312 के ऊपर जनवरी वाला ग्वार सीड नहीं निकल रहा है तब तक इसमें सेल और राइज की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। मेरे को लगता है नीचे 1-2 दिन में वापस 5900 रुपए या 5950 रुपए के भाव वापस हमें देखने को मिल सकते हैं। सेम ग्वारगम की अगर मैं बात कर लूं तो 11200 11300 इसके भी बहुत बढ़िया सेलिंग के लेवल हैं। जब तक 11700 के ऊपर जनवरी वाला ग्वारगम नहीं निकल रहा है तब तक इसमें भी सेलिंग की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। मेरे को लगता है एक बार 10700 और 10600 के लेवल इसमें आगे हफ्ते भर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये जो आज की तेजी है इसमें बेचने की सलाह दे रहे हैं अमित को लगता है कि ग्वार सीड आप बेचकर जाएं 6200 रुपए के लेवल पे, 5960 रुपए का टारगेट दे रहे हैं और 6312 का स्टॉप लॉस लगाना है। वहीं ग्वारगम 11300 रुपए के लेवल पे आपको बेचना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है 11712 का और जो टारगेट है वो है 10700 से 10600 रुपए का। कॉटन की अगर बात करें, यहाँ भी तेजी है, करीब 1% की मजबूती दिख रही है। MCX कॉटन में 33,600 के आसपास भाव था शुरुआती कारोबार में। क्या लग रहा है MCX कॉटन में क्या करना चाहिए अमित? करंट स्ट्रक्चर जैसा कि मैं डेली चार्ट पे देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। अब जैसे इसका जो पुराना हाई था 33,250, ये भी इसने अब क्रॉस कर दिया है। तो मेरे को लगता है जनवरी वाला कॉटन में जी अमित, फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए और ऊपर में एक बार भाव 34,000 के आसपास तक वापस रिटेस्ट कर सकते हैं।
जिसके लिए 32,900 के नीचे का 32,800 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, यानी कॉटन भी, MCX कॉटन भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अमित को लगता है कि 33,250 रुपये के आसपास यहाँ पर खरीद कर जाएं। 34,000 का टारगेट है, 32,800 का स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़रूर लगा लें। अब कॉटन केक की बात करते हैं, यहाँ भी करीब 0.25% की तेज़ी है, 2900 के आसपास ही भाव है। क्या करना चाहिए यहाँ से अमित? लगता है विष्णुमोहन जी, मुनाफा वसूली 3,000 के आसपास के भाव से देखने को मिल सकती है। तो 2990 के आसपास इसमें फ्रेश बिकवाली का ट्रेड मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कीमतें जो है 2450 से नॉन स्टॉप चल रही है और 3,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, तो 2990 के आसपास इसमें फ्रेश बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 3,060 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगा के चले ट्रेडर्स, और मेरे को लगता है 2-4 दिन में दिसंबर वाला जो है वापस 2800 से लेके 2750 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर या जनवरी वायदा? दिसंबर वायदा। ओके, यानी 2,990 के आसपास आपको बेचने की सलाह है, 2,800 नीचे की तरफ आ सकता है, और जो स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है वो है 3,060 रुपये का। शुक्रिया अमित, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और ग्वार सीड, ग्वारगम और कॉटन केक पर अपनी राय दी। चलिए नॉन एग्री मार्केट का वापस रुख कर लेते हैं। हम नेचुरल गैस की बात कर रहे थे। तपन, नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या? अच्छी तेजी दिखा रहा है, 310 के ऊपर है, आप क्या कहना चाहेंगे इस तेजी पर? काफी दिनों तक प्राइसेस में रेंज बाउंड बन रही थी, नीचे में 275, ऊपर में 310 ब्रेक नहीं कर रहा था, और लेकिन कल जो है वो ब्रेकआउट आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए वापस से तेजी का रुख बन सकता है। एटलीस्ट जनवरी फरवरी में विंटर सीजन अभी भी कंटिन्यू रह सकती है, तो उसका सपोर्ट प्राइस को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 320 से 325 की रेंज दिख सकती है जनवरी में, और प्राइस को मैं यहाँ पे चाहूँगा बाय ऑन डिप्स का ही व्यू फिलहाल रखे। 275 अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा, तो उसको ध्यान में रख के बाय एंड उसकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब रुपए की बात कर लेते हैं। 74.80 के आसपास डॉलर के मुकाबले चल रहा है रुपया। क्या तपन, आपका व्यू करेंसी मार्केट पर आज के लिए? एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है चार्ट्स पे इंट्राडे पे, लेकिन आज वो नेगेटिव हो गया है, और मुझे लग रहा है 74.80 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके करीब ही चल रहा है। अगर आज वो ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है 70.50 की रेंज जो है स्पॉट रुपये में हम देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए रुपीज जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर सकता है डॉलर के मुकाबले। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी रुपये के लिए खराब है, तो डॉलर डोमिनेट रुपये को कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए रुपये स्ट्रेंथ बना सकता है। ओके, नहीं शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेंथ बना सकता है। जिगर, आपको क्या लगता है? आपको भी लग रहा है कि मजबूती जारी रहेगी रुपये में? जी हाँ, जिस तरह से हमने देखा है कि रुपये में 75 के बिलो एक अच्छा एप्रिसिएशन की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में एप्रिसिएशन जरूर से रहेगा, बट अगेन जो एप्रिसिएशन है वो काफी लिमिटेड रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 74, 50, 60 का अच्छा सपोर्ट जोन है, उससे ज्यादा प्राइसेस एप्रिशिएट नहीं होंगे, और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में प्राइसेस दोबारा से डेप्रिसिएशन की तरफ जाएंगे, और 75.10 एक अच्छा ब्रेकआउट रहेगा, जिसके ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो दोबारा से 75-50 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो आने वाले 2 दिनों में प्राइसेस में एप्रिसिएशन रहेगा, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रुपये का जो डेप्रिसिएशन का मूव है वो कंटिन्यू करेगा, और 75-50 के टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, 75-50 वापस से जा सकता है। 1-2 दिन के लिए आपको ये मजबूती दिखेगी, नीचे की तरफ 74, 50, 60 के आसपास दिखेगा, लेकिन वापस से फिर तेज़ी बनेगी और 75-50 तक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। चलिए, कमोडिटी नाउ को यहीं समेटने का वक्त हो गया। शुक्रिया तपन आपका, जिगर आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और तमाम कमोडिटी पर चर्चा की और करेंसी मार्केट का भी आउटलुक बताया। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। नमस्कार।